उन्होंने ब्रिटेन के होने वाले बादशाह की छाती पर उंगली रखा और प्रिंस उन्हें कुछ भी ना कर सका। इसके लिए वो लोग इतने पावरफुल थे कि वो सेंट्रल बैंक्स को लोन देते, वॉर्स फाइनेंस करते और 200 साल तक किंग्स उन्होंने ही चूज किए। यहाँ तक कि नेपोलियन ने भी ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए उनसे लोन लिया था। इस फैमिली ने बैंकिंग, माइनिंग, ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डाइवर्स बिजनेस से बेहिसाब पैसा कमाया, लेकिन वो लाइमलाइट से दूर रहते थे और दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करना प्रेफर करते थे। उनकी फैमिली की एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू $400 बिलियन है और वो गवर्नमेंट को मपेट्स की तरह कंट्रोल करते थे। 18th सेंचुरी में फ्रैंकफर्ट आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। मेयर एम्शल रोथस्चाइल्ड 1744 में वहाँ पैदा हुए थे। वो फ्रैंकफर्ट के जोर्डनगैस में पले थे, जो एक बिल्कुल नैरो गली थी जहाँ लगभग 3000 ज्यूइश लोग रहते थे। फ्रैंकफर्ट में रोथस्चाइल्ड फैमिली की हिस्ट्री 1450 से है। गेटो में कंडीशन खराब थे, जगह ओवर क्राउडेड थी और कानून ये था कि ज्यूइश लोगों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना। कानून ये भी कहता था कि ज्यूइश लोग हॉलीडेज या संडे को पब्लिक गार्डन्स और कॉफी शॉप्स में नहीं जा सकते थे। ज्यूस 2 से ज्यादा के ग्रुप में पब्लिकली नहीं चल सकते थे बाहर। मेयर रोथस्चाइल्ड को बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। उनके पापा एम्शल मोसेस रोथस्चाइल्ड और उनकी मम्मी चिकन पॉक्स की वजह से चल बसे। तब मेयर सिर्फ 12 साल के थे और उन्हें रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा। मुश्किलात के बावजूद मेयर ने हैनओवर में एक ज्यूइश बैंकिंग हाउस साइमन वुल्फ ओपेनहाइमर से एक अप्रेंटिस के रूप में काम करते हुए बिजनेस सीखा। उन तीनों नोबल और अमीर लोग पुराने रोम, पर्शिया और बैजेंटाइन एम्पायर के रेड कॉइन्स डील करने का बिजनेस करते थे। मेयर ने कॉइन ट्रेड के बारे में सीखा और 1763 में अपने भाई के साथ रेड कॉइन्स डील करने के लिए फ्रैंकफर्ट वापस आ गए। वो तब 19 साल के थे। मेयर के बिजनेस में क्राउन प्रिंस विलियम भी शामिल, जिनके पास काफी दौलत थी। उनके पैसे मेयर संभालते थे और इस तरह उनका बिजनेस भी काफी बड़ा। 1769 में उन्हें कोर्ट फैक्टर का टाइटल दिया गया, जिसका मतलब था क्राउन एजेंट, एक बिजनेसमैन जो कि रॉयल्टी के लिए काम करता है। इस नए स्टेटस के साथ वो अपने घर के बाहर कोर्ट ऑफ आर्म्स एक शील्ड लगा सकते थे। अगले साल मेयर ने गूटल स्नैपर से शादी की और उन्हें 10 बच्चे हुए। उनके 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। साल 1800 के दौरान रोथस्चाइल्ड का बैंक बिजनेस एक्सपैंड हुआ और पहला बैंक था जो मुल्क के बाहर एक्सपैंड हुआ। मेयर ने अपने 5 में से 4 बेटों को यूरोप भेज दिया। एम्स्टल जर्मनी में ही सेटल हो गया, जेम्स फ्रांस चला गया, कार्ल नेपल्स में था, नेथन इंग्लैंड चला गया और सैलमॉन ऑस्ट्रिया में रहने लगा। जल्दी ही बिजनेस बैंकिंग से आगे बढ़ गया। उन्होंने जंग के वक्त गवर्नमेंट्स को लोन दिए और रेलवे, माइनिंग और ऑयल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और बुलियन में भी ट्रेडिंग किया। रोथस्चाइल्ड ने ही वर्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेंट किए। क्या आपने ये सुना है रोथस्चाइल्ड किंग भी खुद बनाते थे? एक्चुअली वो सच में ही बनाते थे। फ्रांस में 1830 के जुलाई रेवोल्यूशन के बाद लुइस फिलिप पावर में आए। जेम्स टी रोथस्चाइल्ड ने 2 लोन्स देकर उस गवर्नमेंट को स्टेबल किया। उस वक्त फ्रांस के राजा ने रोथस्चाइल्ड से लोन लिया था। फिर राजा लुइस फिलिप ने जेम्स टी रोथस्चाइल्ड को ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बना के उनकी मदद का शुक्रिया अदा किया। रोथस्चाइल्ड ने वॉर्स को भी फाइनेंस किया। नेपोलियनिक वॉर्स के वक्त फैमिली की लंदन ब्रांच ने यूके गवर्नमेंट की तरफ से एलाइज को दिए जाने वाले सब्सिडीज को फाइनेंस किया और ब्रिटिश ट्रूप्स को पे करने के लिए भी पैसे दिए। ये सब बहुत प्रॉफिटेबल था और इससे वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल भी हुए। 19 सितंबर 1812 को मेयर रोथस्चाइल्ड चल बसे। मरने से पहले उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि उनके परिवार की दौलत को किस तरह मेंटेन रखना है। उनके अंतिम वसीयत में उत्तराधिकारी का पैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ सक्सेशन दिया था। सिर्फ लड़के ही उसी बड़ी दौलत का वारिस बन सकते थे, जबकि लड़कियों को सीधे कोई विरासत नहीं मिली थी। इसकी वजह से फैमिली के पैसे सेफ रहे, लेकिन इस चीज ने सबको इन्फ्लुएंस किया कि अपने ही परिवार में ही शादी करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपने फर्स्ट या सेकंड कजन से शादी की। ऐसा कहा जाता है कि 1824 से 1877 तक रोथस्चाइल्ड फैमिली में 36 शादियां हुई और उनमें से 30 तो अपने ही घर में हुई थीं। नेथन रोथस्चाइल्ड फ्रैंकफर्ट से यूके अपने पापा का प्लान पूरा करने गए और वो एक बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल फाइनेंशियर बन गए। टेक्सटाइल बिजनेस छोड़ने के बाद उन्होंने 1810 में लंदन में एनएम रोथस्चाइल्ड एंड सन्स स्टार्ट किया। नेथन रोथस्चाइल्ड लगभग हर उस चीज में शामिल थे जिसका संबंध पैसों से था। पैसे के साथ पावर आई, जिसका यूज उन्होंने और भी ज्यादा पैसे बनाने के लिए किया। ऐसा कहा जाता है कि जब वाटरलू की वॉर जीती गई, तब नेथन रोथस्चाइल्ड को ब्रिटिश कैबिनेट और प्रिंस रीजेंट से पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उनकी कंपनी के कोरियर ये न्यूज पहले ले आए थे।
कोरियर आने से काफी पहले नेथन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को न्यूज दे दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर नेथन लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाके अपने स्टॉक बेचने लगे। जल्दी पूरी मार्केट में अफवाह फैल गई कि नेथन अपने शेयर्स बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वॉर हार गए हैं और सब लोग अपना अपना शेयर बेचने लगे, जिसकी वजह से स्टॉक्स की कीमतें गिरने लगी। नेथन लास्ट मोमेंट तक बेचते रहे और फिर देखते ही देखते सब कुछ खरीद लिया। इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट, अनफेयर एडवांटेज था उनके पास और उन्होंने उस दिन खूब पैसे कमा लिए। नेथन रोथस्चाइल्ड इतना पावरफुल बन गए कि वो यूके और यूएसए गवर्नमेंट्स को लोन देते थे और बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी गोल्ड सप्लाई करते थे। 1825 में लिक्विडिटी क्राइसिस से बचने के लिए जब 145 बैंक्स फेल हो गए, तो वो 10 मिलियन पाउंड्स का गोल्ड शिप करके बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऑफिशियल गोल्ड ब्रोकर बन गए। उनका बैंक एनएम रोथस्चाइल्ड एंड सन आज भी चल रहा है। नेथन ने स्पेन में अल्मेडियन मर्क्यूरी माइंस के राइट्स तब हासिल कर लिए जब 1830 में स्पेनिश मोनार्की ने लोन डिफॉल्ट से बचने के लिए वो रोथस्चाइल्ड को दे दिए। इससे उन्हें मर्क्यूरी प्रोडक्शन पर लगभग वर्ल्ड मोनोपोली मिल गया, जो गोल्ड और सिल्वर रिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। बाद में जब वो गोल्ड बार्स प्रोड्यूस करने लगे तब वो बहुत काम आया। 1862 में एक इन्फेक्टेड एब्सेस की वजह से उनकी मौत हो गई। तब उनका इनकम ब्रिटिश नेशनल इनकम के 0.62% के बराबर था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उन दिनों में। रोथस्चाइल्ड फैमिली की दौलत सेंचुरी से गोल्ड से जुड़ा है। फ्रैंकफर्ट में मेयर रोथस्चाइल्ड ने कीमती कॉइन्स का डील किया था और फैमिली ने गोल्ड बार्स बनाना शुरू किए। पावर की बात करें तो क्या आपको पता है कि उनके पास रॉयल मिंट का लीज एक सेंचुरी से भी ज्यादा वक्त तक था। रोथस्चाइल्ड ने 1967 तक 100 साल से ज्यादा सालों तक गोल्ड बार बनाए और जब यूएस के गोल्ड रिजर्व्स कम पड़ गए तब उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को भी बेल आउट दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद कई गवर्नमेंट्स लंदन गोल्ड फिक्सिंग नाम का प्रैक्टिस शुरू करके गोल्ड की कीमत को स्टेबल करना चाहते थे। हर दिन सुबह 10:30 और दोपहर 3 बजे सेंट स्वीटन लेन्स के रोथस्चाइल्ड के ऑफिस में ऑक्शन के जरिए गोल्ड की कीमत फिक्स होती थी। वो पूरे दुनिया के गोल्ड की कीमत डिसाइड करते थे और 1919 से रोथस्चाइल्ड फैमिली ही ऑक्शन की चेयरमैन है। इसे लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन गोल्ड प्राइस भी बोलते हैं और ये गोल्ड की कीमत का एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है। डेविड डी रोथस्चाइल्ड ने 2004 में गोल्ड रेट से हटकर सबको शॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि लंदन में गोल्ड और कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कम प्रॉफिटेबल हो गया है। बैंक की इनकम का 2.2% ही रह गया है। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने इस बिजनेस से काफी संपत्ति कमाया, लेकिन इसमें कुछ सेटबैक भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने घर की पॉलिटिक्स और झगड़ों ने रोथस्चाइल्ड फैमिली की संपत्ति को कम कर दिया। 1938 में जब नाजिस ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया तब उन्होंने वीना में रोथस्चाइल्ड बैंक की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली। बैरन लुइस रोथस्चाइल्ड को गेस्टापो ने पकड़ लिया और उन्हें करीब 1 साल तक वीना के होटल मेट्रोपोल के टॉप फ्लोर पर कैद रखा। उनके बगल वाले कमरे में ऑस्ट्रिया के आखिरी चांसलर कर्ट वॉन स्क्वाचो को भी रखा गया था। मई 1939 में रोथस्चाइल्ड फैमिली ने एक बड़ी रकम देकर उन्हें छुड़वाया और उन्हें ज्यूरिच स्विट्जरलैंड भेज दिया। शुरू में नाजिस ने छोड़ने के लिए $10 मिलियन की डिमांड की थी और ये 1939 की बात है, जब 10 मिलियन बहुत ज्यादा होते थे। नाजी अटैक और उनके पास के $1 मिलियन के आर्ट और दूसरी कीमती चीजें हड़पने की वजह से 1938 में रोथस्चाइल्ड बैंक की ऑस्ट्रियन ब्रांच बंद हो गई। वीना ब्रांच तो 1863 में ही बंद हो चुकी थी। फ्रैंकफर्ट में बिजनेस चलाने के लिए कोई मेल वारिस नहीं था, तो वो ब्रांच भी 1901 में बंद हो गई। फ्रांस में विची गवर्नमेंट ने 1940 में स्टैट्यूट डिस चॉइस नाम का कानून लगाया, जिसने ज्यूज के राइट्स बहुत कम कर दिए। बॉर्डर रीजन में रोथस्चाइल्ड फैमिली के बड़े बड़े वाइन यार्ड्स और चैटे लाफाइट रोथस्चाइल्ड और चैटे मॉर्टन रोथस्चाइल्ड जैसी फेमस वाइन स्टेट्स भी उनसे छीन ली गईं। कुछ सालों में रोथस्चाइल्ड फैमिली ने अपना आलीशान घर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज को डोनेट कर दिया, क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। ये कहानी सिर्फ दौलत और नुकसान की नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करने के हौसले की भी है। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने अपने चैलेंजेस के बावजूद अपनी डिग्निटी और जेनरोसिटी को मेंटेन किया। फ्रांस ने 1981 में फिर से रोथस्चाइल्ड की दौलत पर हिट किया, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा मिटरॉन ने फ्रेंच बैंकिंग सिस्टम को नेशनलाइज कर दिया। बिजनेस लीडर्स ने इस मूव को काफी अपोज किया, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री पर ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस कम करना चाहती थी। फ्रांस के लिए इस मूव में रिजल्ट मिक्स आए, लेकिन रोथस्चाइल्ड को बहुत पैसों का लॉस हुआ। आखिरकार 1986 में प्राइम मिनिस्टर जैक्स चिराक ने एंटी नेशनलाइजेशन मूवमेंट से मजबूर होकर रोथस्चाइल्ड बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया और रोथस्चाइल्ड फैमिली को मैनेजमेंट और ओनरशिप वापस दे दिया। हाँ, रोथस्चाइल्ड ने रूल्स बनाए और प्राइम मिनिस्टर को भी लाइन में ला दिया। फ्रांस और प्रेसिडेंट्स की बात करें तो क्या आपको पता है फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन कभी रोथस्चाइल्ड एंड सी बैंक में काम करते थे।
क्या रोथशाइल्ड दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को पीछे से कंट्रोल करते हैं? ये कुछ लोगों की कहानी है या फिर सच है? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा लगता है, पर रोथशाइल्ड ने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने का एडवाइस दिया था। 1898 में जब इंडिया बैंक्स को ज्वाइन करके एक सेंट्रल बैंक बनाने का विचार कर रहा था, तब एडी रोथशाइल्ड ने इंडियन करेंसी कमेटी के सामने प्रेसिडेंसी बैंक्स को ऑब्जर्व करते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी बैंक बनाने का स्कीम दिया था। इंडियन करेंसी कमेटी को फाउलर कमेटी भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में शेयर होल्डर बैंक के रूप में फाइनली शुरू हुआ। ये थ्योरी के रोथशाइल्ड आरबीआई के ऑनर थे। वो शायद इस बात से आई होगी कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत एक्टिविटीज फाइनेंस किए थे, जो इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करता था। हालांकि रोथशाइल्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑनर नहीं थे। 1949 में आरबीआई के नेशनलाइज होने के बाद बैंक के सारे शेयर्स इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गए। क्या वो अभी भी पहले जितने अमीर हैं? 19th और 20th सेंचुरी में तो रोथशाइल्ड रॉयल्टी थे और शायद आज के डॉलर वैल्यू में जेफ बेजोस और बिल गेट्स के तुलना में भी ज्यादा अमीर थे। वो लॉर्ड्स और बैरन्स थे और उन्होंने नए देश भी बनाए। क्या आपको पता है 1917 में जिस लेटर में पैलेस्टाइन में ज्यूइश लोगों के लिए एक घर बनाने का प्रॉमिस किया गया था, वो लॉर्ड वॉल्टर रोथशाइल्ड को ही लिखा गया था। उस वक्त पैलेस्टाइन में ज्यूइश पॉपुलेशन बहुत कम थी। क्या इसका मतलब ये है कि रोथशाइल्ड फैमिली ने ही ऐसी घटनाओं की चेन शुरू की जिससे इसराइल बना? शायद दुनिया को कंट्रोल करने वाले रोथशाइल्ड फैमिली के इन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कुछ सच्चाई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें तो रोथशाइल्ड इंश्योरेंस ने टाइटैनिक इंश्योर करने से मना कर दिया था। आहा, अब आप सोचिए उन्हें कैसे पता चला कि वो डूबने वाला है। समय के साथ फैमिली में झगड़े शुरू हो गए। जेकब एनएम रोथशाइल्ड के सीईओ एवलिन से सहमत नहीं थे और उन्होंने 1980 में रोथशाइल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ले लिया। फिर 1996 में एम्चल रोथशाइल्ड ने सुसाइड कर ली, खुद को फांसी पर चढ़ाकर। और फिर उस वक्त हिस्ट्री में पहली बार एक औरत एरियाने डी रोथशाइल्ड बिजनेस को संभाल रही थी। उन्होंने अपने कजन से शादी करना छोड़ दिया और 2015 में जेम्स रोथशाइल्ड ने पेरिस हिल्टन की बहन निकी हिल्टन से शादी की। रोथशाइल्ड फैमिली के पास अभी भी काफी दौलत और पावर है। जेकब और डेविड रोथशाइल्ड आज के तारीख में फैमिली के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया भर में उन्हें जो पावर मिला है उससे वो गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के ऑनर्स के सीक्रेट्स कंट्रोल करने के कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देते हैं। हमारी यहाँ ये कहानी खत्म होती है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में और रोथशाइल्ड्स के बारे में? क्या वो सच में हर चीज को कंट्रोल करते थे दुनिया में? नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।